तो अब यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर्स जो है हमारे पास में, ये हमने स्टील के स्ट्रक्चर्स बनाने क्यों शुरू करें, सबसे पहले हमें ये चीज को समझना है। अब कंक्रीट के जो स्ट्रक्चर्स थे वो तो बन ही रहे थे, लेकिन हम जो है फिर एक टाइम ऐसा आया कि धीरे धीरे हम जो है स्टील के स्ट्रक्चर्स की तरफ शिफ्ट होने लगे थे, कि कुछ स्ट्रक्चर्स जो है स्टील के बनाते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो है फिर स्टील के बनने लगे थे एक टाइम पे, और आज भी बनते हैं। जैसे ब्रिजेस हो गए, प्रेफर किए जाते हैं। तो उसका रीजन क्या है, उसका क्या रीजन है कि हम कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स की बजाय हम जो है स्टील के स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये जो यहाँ पे अभी क्वेश्चन मैंने बताया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है। ठीक है, वाई वी प्रेफर, ये चीज हमें यहाँ पे समझनी है, स्टील ओवर कंक्रीट। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से नहीं आया था, क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आया था, उसने पूछा था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील। ठीक, तो हम यहाँ पे उसको इसी तरीके से समझेंगे। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे उसके एडवांटेजेस क्या है, एंड उसके हम डिसएडवांटेजेस को भी देखेंगे, दोनों चीजों को। अब यहाँ पे है क्या एडवांटेजेस में, सबसे पहला हमारा स्टील के स्ट्रक्चर्स बनाने का एडवांटेज हमें क्या मिलता है, स्टील के स्ट्रक्चर्स बनाने का, कि यहाँ पे जो हमारा फैब्रिकेशन टाइम है, देखो कंक्रीट में क्या होता है, तुमने बहुत कॉमन एग्जांपल है, कंक्रीट से सीमेंट से तुमने सपोज करो घर बनाया, घर बनाते हैं ना, तो जब तुम कोई भी दीवार, कोई भी वॉल जो होती है उसको कंस्ट्रक्ट करते हो तो क्या होता है, तुम क्यूरिंग करते हो। क्यूरिंग क्या होता है, उसके ऊपर पानी, जो हमारा वाटर होता है, क्यूरिंग करते हो, उस पानी का जो फ्लो होता है थोड़ा बहुत उसके ऊपर हम लगाते हैं, क्यों, ताकि स्ट्रेंथ आ जाए। तो स्टील के स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि ऐसा क्यूरिंग करने का कोई जरूरत नहीं, लाइक जो कंस्ट्रक्शन होने के 10 दिन तक हम क्यूरिंग करते रहते हैं, स्टील के स्ट्रक्चर्स में करने की जरूरत नहीं। इवन और क्या होता है, स्टील के स्ट्रक्चर्स को लाओ, प्लेस करो, बोल्ट लगाओ, यहाँ पे ऐसे फिक्स करो उनको, और हमारा स्ट्रक्चर तैयार। यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो कुछ इस तरह के एडवांटेजेस थे। ठीक, एक एडवांटेज तो यही हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या था, लेस फैब्रिकेशन टाइम था, लेस फैब्रिकेशन टाइम, एक तो ये हुआ हमारा पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करूं, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ भी हमारी ज्यादा थी, तो हमारा जो पर यूनिट वेट स्ट्रेंथ था वो भी ज्यादा था। ये भी मेंशन करो, पर यूनिट वेट स्ट्रेंथ वो भी ज्यादा था। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, पर यूनिट वेट हाई स्ट्रेंथ का मतलब क्या है यहाँ पे, कि उसका जो वेट है वो कम है लेकिन स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली वो ज्यादा देता है। ठीक है, यहाँ पे वेट कम होता है लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। कंक्रीट में क्या होता है, कंक्रीट में वेट अगर हम कंपेयर करें तो वेट बहुत हो जाता है और स्ट्रेंथ थोड़ी कम रहती है। तो एक एडवांटेज हमें यहाँ पे ये मिला इसका। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज हमें क्या मिला, कि लेस स्पेस कैरी करता है, ऑक्यूपाई करता है लेस स्पेस, ये ऑक्यूपाई करता है कम स्पेस। ठीक है, जैसे कि तुम देख सकते हो रेलवे के प्लेटफॉर्म्स पे, इंडस्ट्रियल जो भी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें तुमने देखा होगा रूफ्स वगैरह बनती हैं, सब किसकी बनती हैं, इसी की बनती है। ऐसे यहाँ पे एक एडवांटेज और हो जाता है, गैस और वाटर टाइट बन सकता है, ये गैस एंड वाटर टाइट, एक ये भी हो जाता है यहाँ पे एडवांटेज। गैस एंड वाटर टाइट होने का क्या मतलब है, कि इसके ऊपर गैस गैस और वाटर का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। अगर हम इसको हाई प्रेशर से बनाते हैं स्टील को, तो यहाँ पे गैस और ये वाटर टाइट हो जाता है, एक ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इसकी एक स्क्रैप वैल्यू भी होती है जो कि कंक्रीट की नहीं होती है ना, एक यहाँ पे इसका क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू भी होता है। ठीक, एक ये चीज है। इसकी लाइफ जो होती है वो काफी लंबी होती है, लॉन्ग लाइफ है इसकी, एक ये चीज है। ठीक, फॉर्म वर्क की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ फॉर्म वर्क। अब इसका क्या मतलब है फॉर्म वर्क का, फॉर्म शटरिंग वर्क का, वगैरह। हाँ बिल्कुल, जैसे कि शटरिंग वगैरह होती है, शटरिंग करते हैं, वो सब की जरूरत नहीं होती। ठीक, अब ये क्या चीज है, रियल लाइफ में तुमने देखा होगा कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सपोज करो किसी ब्रिज वगैरह अगर कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसके जो पिलर्स होते हैं, तो पिलर्स बनाने से पहले क्या होता है, तुम देखोगे कि वहां पे स्टील के बॉक्सेस का कुछ जो है यूज कर रहे होते हैं। वो बॉक्सेस जो होते हैं रेक्टेंगुलर हो सकते हैं या फिर सर्कुलर हो सकते हैं। ठीक, तो वो जो चीज है वो है फॉर्म वर्क या फिर शटरिंग, ये चीज है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ यहाँ पे क्या है, इसके एडवांटेजेस है। अब अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं यहाँ पे,
तो एक प्रॉब्लम है डिसएडवांटेजेस में। डिसएडवांटेजेस में हमारे साथ में एक प्रॉब्लम ये है इसका कि अगर सपोज करो कि कहीं पे आग लग जाती है, फायर हो जाती है, sorry, तो क्या होगा, ये फायर प्रूफ नहीं है, मेल्ट हो जाएगा। आयरन ही तो है, स्टील ही तो है, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी पुअर फायर प्रूफिंग, एक इसके साथ में ये प्रॉब्लम, वेरी पुअर फायर प्रूफिंग, एक ये है पॉइंट इसका। ठीक, इट लूजेज इट्स स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ खो देता है एट हाई टेम्परेचर्स, एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, अपनी स्ट्रेंथ को खो देता है, ठीक है, मेल्ट हो जाता है। दूसरा, इसका जो कॉस्ट है वो बहुत होता है यहाँ पे, हाई कॉस्ट है ना, स्टील जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है। ठीक, ये चीज है यहाँ पे। तो इसके कुछ ये थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो इन एडवांटेजेस की वजह से हमने इसको प्रेफर किया। अब तुम लोगों ने एक चीज देखी होगी कि स्टील से जनरली फ्लाईओवर्स बनते हैं। अब चूंकि फ्लाईओवर्स में आग का कुछ काम है नहीं भाई, पॉसिबिलिटी ही ना के बराबर है कि वहां पे कुछ आग लग जाएगी, फायर हो जाएगा वहां पे। तो यही रीजन है कि फ्लाईओवर्स मोस्टली जो है हमारे किससे बनते हैं, हमारे स्टील से बनाए जाते हैं। ठीक, क्योंकि वहां पे एडवांटेज, ये सॉरी डिसएडवांटेजेस की जो पॉसिबिलिटी है वो ना के बराबर है, ये चीज है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट, अब ये स्टील होता क्या है, ये यहाँ पे अभी पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो ये हमने डिस्कस कर लिया, ये क्वेश्चन है एक, ये रिपीट होगा, मैं बता रहा हूँ तो आएगा ये मेंस में भी आएगा लिखने के लिए पूरा पूरा, एंड प्री में इसके एक दो पॉइंट्स भी आएंगे 100%। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उसी तरीके से। अब ये स्टील क्या है, व्हाट इज स्टील, क्या होता है स्टील, ये क्वेश्चन भी आएगा। स्टील हमारा एक अलॉय होता है, क्या होता है, अलॉय। और अलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है। अलॉय क्या है, मिक्सचर है, अलॉय ऑफ मेटल्स, यानी कि मिक्सचर होता है किसका, मेटल्स का। और ये मेटल्स कौन कौन से हैं, ये होता है हमारे पास में आयरन, आयरन, कार्बन। ठीक है, कार्बन हो गया, ऐसे यहाँ पे निकल हो गया, मैंगनीज हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो है हमारे सामने, इनको याद कैसे करना है ये भी तो भूल सकते हैं। तो याद करने के लिए मैं यहाँ पे बता दूं, एक ये आई, ये सी फॉर कार्बन, एन फॉर निकल, एम फॉर मैंगनीज एंड सी फॉर क्रोमियम। तो यहाँ पे एक वर्ड बन रहा है आई एन सी एम सी। ठीक है, एक ही यहाँ पे ऐसे ही कुछ एक वर्ड जैसा बन रहा था, तो इस तरीके से मुझे याद हो गया कि भैया ये जो है मेरे इसमें मेटल्स यूज हो रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट, तो एक हमने यहाँ पे ये समझ लिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा जो आयरन है वो कितने तरह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ आयरन, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, टाइप्स ऑफ आयरन, प्री में पूछता है मोस्टली ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो सबसे पहला टाइप ऑफ आयरन है वो है पिग आयरन। मतलब वो कैसे पूछेगा क्वेश्चन वो बताता हूँ। वो तुम लोगों से पूछेगा कि वर्स्ट क्वालिटी ऑफ आयरन क्या है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन वो पूछेगा, और ऑप्शंस में ये सब नाम दिए होंगे। तो यही होता है, ये जो पिग आयरन है यही है हमारा इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक, एक ये है। अब यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, तो यहाँ पे परसेंटेज कार्बन का जो है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 3.5 टू 4.5%। ठीक है, एक ये होता है यहाँ पे। अब देखो, अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सेकंड, पिग आयरन के बाद में रॉट आयरन, रॉट आयरन। अब ये रॉट आयरन क्या होता है, ये होता है प्योरेस्ट फॉर्म आयरन, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। एक्चुअली यहाँ पे जो हम इम्प्योरिटी और प्योरिटी की बात कर रहे हैं ना, वो बात हो रही है यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें
क्वांटिटीज का कि कार्बन की क्वांटिटी वहां पे कितनी है, ठीक है। तो कार्बन जहां पे सबसे कम होगा वो प्योर फॉर्म होगा उतना ही। तो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज अगर मैं बात करूं, परसेंटेज ऑफ कार्बन, वो हमारा लेस देन 0.15% होता है। ये जितनी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लाइक ये परसेंटेज जो मैंने यहाँ पे बताई, यहाँ पे जो बताई, ये प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है ये आगे भी रिपीट होगा, तो इनको याद रखें। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है कास्ट आयरन, थर्ड है यहाँ पे कास्ट आयरन। अभी जो कास्ट आयरन है ये कैसे बनाया जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था। ये बनता है जो हमारा पिग आयरन है उसको मेल्ट करके, फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग द पिग आयरन विद। पिग आयरन को किसके साथ मेल्ट करते हैं, कॉक के साथ में, ठीक, और लाइमस्टोन के साथ में, विद कॉक एंड लाइमस्टोन, ठीक, ये चीजों के साथ में उसको मेल्ट करते हैं। अब ये यहाँ पे कॉक क्या होता है, कॉक जो होता है ये एक सॉलिड फ्यूल होता है हमारा, कॉक है सॉलिड फ्यूल। ये बनता कैसे है, ये जो कोयल होता है हमारा उसी से हमारा कॉक बनता है, ठीक है, ये चीज। अब देखो नेक्स्ट, अब इसमें अगर मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात करूं तो वो होता है 2 to 4%, ये चीज है, ठीक है। इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज्यादा है। यहाँ पे जो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ से, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली है क्या बात, तुम लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली जो चीजें बनती हैं वो कास्ट आयरन से बनती है, ठीक है। अब उसका रीजन क्या है, बिकॉज कास्ट आयरन जो होता है वो वर्केबल होता है, कास्ट आयरन वर्केबल होता है बिकॉज ऑफ इट्स कार्बन क्वांटिटी, ठीक है, ये चीज होती है। अब अगर मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टील देखूं, टाइप्स ऑफ स्टील हमारे पास में क्या है, अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ आयरन, अब देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टील। अभी टाइप्स ऑफ स्टील क्या है हमारे पास में, सबसे पहला देखो माइल्ड स्टील होता है, बहुत कॉमन है। नेक्स्ट इसके बाद में हमारे पास में HYSD आ जाता है, HYSD जैसे कि Fe415, Fe500, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब आ जाता है, ठीक, ये चीज होता है। अब ये जो चीज है ना HYSD, ये यूज होता है किसमें, ये हमारे आरसीसी में यूज होता है, यूज इन आरसीसी, यही हमारे किसमें यूज हुए हैं, आरसीसी में यूज हुए हैं, ठीक। अब हमारे पास में यहाँ क्या है, नेक्स्ट स्ट्रक्चरल स्टील भी होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील। अब ये जो स्ट्रक्चरल स्टील मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसी के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है, इस स्ट्रक्चरल स्टील के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, ये चीज। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं इस स्टील के बारे में, अब हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। प्रॉपर्टीज हमारे पास में कौन कौन सी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बताता हूँ मैं यहाँ पे, कि जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो 410 MPa से कम नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। हम वही स्टील को यूज करेंगे जिसका स्ट्रेंथ जो है वो 410 MPa से कम ना, ठीक। दूसरा, नेक्स्ट है यहाँ पे डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो जो डेंसिटी है वो इसका होता है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी होता है इसका। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं तो ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये कैसे निकाला जाता है, ये डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा डेंसिटी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टील है 7850, इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 7.85, ठीक, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ,
कि जो हमारा स्टील है वो 7.85 टाइम्स हैवियर है वाटर से। सो स्टील इज 7.85 टाइम्स heavier than steel, सॉरी वाटर, देन वाटर। एक ये हो गया पॉइंट हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब यहाँ पे पॉइंट हमारा, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसके लिए, जो ई का वैल्यू है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो देखो। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास में है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है, ये चीज है। या फिर हम कह सकते हैं कि 2 इंटू 10⁻11 पास्कल, ठीक, ये भी उसको कहा जा सकता है। या फिर 200 GPa, ये भी इसको कहा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे फिफ्थ, शेयर मॉडुलस। तो इसका जो शेयर मॉडुलस होता है वो होता है 0.769 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये होता है 76.9 GPa, ये हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस की, ये होता है 1890 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ये हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। देखिए ये होता है। पॉइजन्स रेशियो की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू यहाँ पे दो होती है। एक होती है हमारे पास में 0.3, ये इलास्टिक रेंज में होती है, और एक होती है हमारे पास में 0.5, जो कि हमारे पास में प्लास्टिक रेंज में होती है, ठीक है। तो जो हमारा स्टील है वो इसीलिए क्या होता है, इलास्टोप्लास्टिक होता है। स्टील हमारा क्या है, इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल है। तो ये भी मेंशन कर लेते हैं, स्टील इज अ इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल। एक पॉइंट ये हो गया कि स्टील इज अ इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ एक बार। जैसे तुम लोगों के सामने है एक पॉइजन रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट हुआ है। ऐसे ही कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे शेयर मॉडुलस, ये रिपीट हुआ है। और यहाँ पे डेंसिटी, एक ये भी रिपीट हुआ है। वैसे तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्टली रिपीट हुए हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। ऐसी बेंडिंग स्ट्रेस जो है हमारे पास में, ये भी एक बार पूछा गया था, यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस भी पूछा गया था। तो जो हुआ है वो मैंने सब बता दिया, इसमें तो वैसे सभी मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, एक मैं यहाँ पे अब ग्राफ बना लेता हूँ। अभी जो ग्राफ है ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनेगा। इसमें क्या है, यहाँ पे पहले एक कर्व उसी तरीके से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रहे हैं हम, चूंकि तो इसको ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक, ये बन गया। अब देखो, इसमें ना एक रीजन होता है। कौन से रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ। ये जो मैंने अभी रेड से बनाया है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया रेड से, इस रीजन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ये जो रीजन है हमारा, ये यील्ड वाला रीजन है, ठीक है, सब लोगों को पता है। अब होता क्या है कि ये डिपेंड करता है हमारे, ये एग्जाम में आ सकता है इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये कुछ मेथड्स पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मेथड। अब वो कौन से मेथड होते हैं, लाइक आपने लोडिंग किस तरीके से लगाई है ना, रेट ऑफ एप्लीकेशन आपको क्या रहा, उन सब पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मेथड एंड रेट ऑफ लोडिंग
एंड रेट ऑफ लोडिंग या फिर रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, ये भी कह सकते हैं। तो इस पर डिपेंड हमारा ये करता है। ये चीज है, इसको हमें याद रखना है। तो ये वाला जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया है ना, तो ये यील्ड रीजन के लिए, फिर यील्ड प्लेट्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में भी एग्जाम में इस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है कि जो आपका यील्ड वाला रीजन है, यील्ड प्लेट्यू है या फिर यील्ड स्ट्रेस है, वो किस पर डिपेंड करता है। तो वहां पे ऑप्शन दिया हुआ होगा, इट डिपेंड्स ऑन द मेथड एंड द रेट ऑफ लोडिंग। तो ये चीज है, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ ये हमारा लेफ्ट साइड में क्या है, ये स्ट्रेस, ये वाला जो एक्सिस है ये स्ट्रेस वाला एक्सिस है, एंड ये जो नीचे वाला एक्सिस है ये स्ट्रेन वाला एक्सिस है। ऊपर स्ट्रेस वाला, नीचे स्ट्रेन वाला, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर रीजन की बात करूँ, अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ देखो, यील्ड प्लेट्यू से मैंने ना एक लाइन को ड्रॉ किया, डॉटेड लाइन जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो इस लाइन से नीचे वाला जो रीजन है ना, ये मेरा इलास्टिक रीजन है, ये मेरा इलास्टिक रीजन हो गया। एंड इस लाइन से ऊपर वाला जो है, ये सारा प्लास्टिक रीजन। अब ऐसा मैंने किया क्यों है, ये मैंने किया अपने WSM मेथड, ठीक है, ये मैंने किया अपने WSM मेथड के लिए। ये आकर के यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ मेरा है यील्ड स्ट्रेस, इस पॉइंट में मेरा यील्ड स्ट्रेस, यहाँ पे मेरा यील्ड स्ट्रेस। अब ये जो ग्राफ है डक्टाइल मटेरियल के लिए, ऑब्वियसली हमारा जो स्टील है उसके लिए है। अब देखो, तो यहाँ पे होता क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग ये होता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड हमारा ये कहता है कि इस यील्ड स्ट्रेस के बाद में हमारा जो भी कर्व होता है, यानी कि जो भी हमारा ग्राफ होता है, वो किस तरीके से बन जाता है, वो फ्लैट हो जाता है। यानी कि उसके आगे का हम जो है स्ट्रेंथ जो भी होगा वो नहीं लेते, जो भी स्ट्रेस होता है वो हम लेते हैं। यहाँ पे देखो, उसका भी मैं कर्व जो है बना करके दिखा देता हूँ। क्या कहने का मतलब इसका, ये किस तरह का स्ट्रेट लाइन, मतलब लीनियर लाइन, एंड देन ये हमारा यहाँ पे ऐसा स्ट्रेट लाइन। तो हमारे डब्ल्यू स्ट्रेस, सॉरी, जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है उसमें इस तरीके से बनता है। इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ये हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड में है। और क्या है पॉइंट, जो ऊपर वाला ग्राफ है वो इस तरीके से बन जाता है, अबव सेड ग्राफ will become this, will become this। तो यहाँ पे ये चीज है, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है प्लास्टिसिटी अब आपकी। तो मैंने वहाँ पे ऊपर लिखा था ना प्लास्टिक रीजन, तो इस तरीके से ये है। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इलास्टिसिटी है आपकी, ये चीज है, ठीक। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हम यील्ड स्ट्रेस के बाद में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं, इसका मतलब ये है WSM में ये होता है कि यील्ड स्ट्रेस के बाद में हम स्ट्रेस नहीं लेते हैं। ये भी लिख लो यहाँ पे, वी डोंट, या फिर कह लो कि मटेरियल डोंट टेक, मटेरियल will not bear stress beyond yield stress according to WSM, according to WSM। तो WSM के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये चीज होती है। ये वाला कॉन्सेप्ट तो खैर हमने RCC में भी पढ़ लिया है ना, तो ये चीज। अब इस चीज का, इसी ग्राफ का जो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, इसका यूज जब हम अभी प्लास्टिक एनालिसिस करेंगे उसमें भी आने वाला है, ठीक। तो सेम ग्राफ का हम यूज वहां पे भी करेंगे, वहां पे मैं बताऊंगा कि कैसे होता है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अब यहाँ पे हम बात करें यील्ड स्ट्रेस की, जो हमारे स्टील के यील्ड स्ट्रेसेस होते हैं वो। अब यहाँ जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये गारंटी है एग्जाम में आने का, और ये तो आया भी है, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, ठीक है। अब इस बात को याद रखना, जो जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये अभी कंप्लीटली WSM ही चल रहा है, सारा WSM है ये अभी यहाँ पे। तो पहली जो चीज है यहाँ पे, यील्ड स्ट्रेस के बारे में बता रहा हूँ, स्टील का जो यील्ड स्ट्रेस है वो डिपेंड करता है किस पे, थिकनेस पे। जो हमारे स्टील जो भी आप यूज कर रहे हो उस स्टील की थिकनेस पे डिपेंड करता है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसके लिए लिखो, इट डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ स्टील प्लेट, थिकनेस ऑफ स्टील प्लेट, ये हो गया।
तो यहाँ पे क्या होता है, वैल्यूज हमें यहाँ पे याद करनी है, ये वैल्यूज पूछी गई थी। Fy इक्वल टू 250 MPa है यहाँ। ये किसके लिए है, ये तब है जब हमारे थिकनेस ऑफ प्लेट 20 mm से कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे Fy जो है हमारा वो 240 mm हो जाता है, सॉरी कह रहा हूँ MPa हो जाता है, जब हमारा थिकनेस ऑफ प्लेट जो है वो 20 से लेकर के 40 तक हो जाता है। एंड यही जो हमारा स्ट्रेस का वैल्यू है, ये 230 MPa हो जाता है जब हमारा थिकनेस जो है वो ग्रेटर देन 40 mm होता है। ठीक, तो ये जो चीजें मैंने यहाँ पे बताई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये न्यूमेरिकल में भी काम आएगी और ये प्री में भी बहुत आया है, तो ये दोनों जगह काम आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टील का प्रॉपर्टी है, सब लोगों को पता ही है, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज हम कंप्लीटली स्टील के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टील का एक प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन कंटेंट के अकॉर्डिंग वो अपनी प्रॉपर्टी बदलता रहता है, तो वो चीज है यहाँ पे। तो प्रॉपर्टी ऑफ स्टील देखो, तो प्रॉपर्टी में क्या है ना कि जैसे ही हमने कार्बन का कंटेंट बढ़ाया, उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो तो बढ़ जाती है, लेकिन बाकी और कुछ चीजें हैं जो कि कम हो जाती है। स्ट्रेंथ बढ़ जाए, सॉरी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, ब्रिटलनेस भी बढ़ जाएगी, एंड जो डक्टिलिटी यहाँ पे हमारे पास में हो जाती है वो कम हो जाती है। जो डक्टिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ये कुछ चीजें हमारे पास में, ठीक है, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्टील की जो कि डिपेंड करते हैं कार्बन पे। ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डक्टिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक, चलो, तो अभी और देखो उसी तरीके से, अब डक्टिलिटी जो कि यहाँ पे घट रही है, बढ़ रही है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द कार्बन विच वी हैव इन दिस स्टील। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर डक्टिलिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेन होता है, जो भी हमारा स्ट्रेन होता है, यहाँ पे क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये अगर डक्टिलिटी घट रही है तो जो स्ट्रेन होगा हमारा वो कम, ये चीज है। ठीक, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये भी काम का है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास में यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी नाम का भी एक फॉर्मूला होता है, एग्जाम में पूछ सकता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी में से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी -1, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है जो कि कहलाता है क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये चीज है, बस इतना था हमारा अभी, एक तरीके से जो बेसिक बेसिक था, मतलब सिर्फ अभी हमने क्या समझा, स्टील के बारे में समझा, जितना भी हमने सब कुछ अभी देखा है ये सब स्टील के बारे में देखा। ठीक है, अब यहाँ पे, अब जो चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, एक तरीके से ये समझो यहाँ से हमारा मेन स्टील जो है वो शुरू होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेन चीज हमें ये समझना है कि स्टील का जो स्ट्रक्चर है वो बन कैसे रहा है, क्या काम होता है स्टील के स्ट्रक्चर का, है ना, क्या क्या कंपोनेंट्स वहां पे होते हैं जब तुम लोग स्टील के स्ट्रक्चर्स को बनाते हो। तो अब यहाँ पे देख लो, नेक्स्ट हमारा, अगर तुम लोगों ने ये चीजें समझ ली जो अभी मैं बताने वाला हूँ, तो स्टील तुम्हारा ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, अब जब भी तुम्हें डिजाइनिंग करना है, तुम्हें स्टील के स्ट्रक्चर का डिजाइनिंग करना है, तो तुम दो ही चीजें यहाँ पे बनाते हो। वो दो चीजें क्या होती हैं, तुम्हें या तो मेंबर का डिजाइनिंग करना है या फिर तुम्हें जॉइंट का डिजाइनिंग करना है, एंड मे बी दोनों ही डिजाइनिंग हमें करने होते हैं। कहने का मतलब क्या है, सपोज करो कि ये मेरा यहाँ से ना ऐसे, ये दो हिल्स हैं और इन हिल्स के बीच से ऐसे कोई जो है रिवर जा रहा है,
सपोज करो यहाँ पे रिवर जा रहा है एंड यहाँ पे तुम्हें कहा गया है कि एक जो है तुम लोगों को ब्रिज बनाना है, यहाँ से एक ब्रिज बनाना है तुम लोगों को। अब उस ब्रिज को बनाने के लिए तुम्हारे सामने दो चैलेंजेस हैं। एक तो तुम स्ट्रक्चरल मेंबर कैसे लोगे, सबसे पहले तो चीज यही होगी कि मेंबर कैसे लोगे। जैसे कि यहाँ पे तुम देख लो, या तो तुम मेंबर ऐसा ले सकते हो जो एक ही बार में यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाए, या फिर ऐसा भी ले सकते हो जो थोड़ा सा जाए फिर दूसरा एक मेंबर वहां पे ऐड करो फिर देन थर्ड और एक मेंबर ऐड करो। और शेप भी हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स की, है ना। तो ये चीज है यहाँ पे कि एक तो तुम्हें मेंबर भी डिजाइन करना है, कि मेंबर भी चूज करना है, और दूसरा तुम्हें यहाँ पे कनेक्शन यानी कि उन मेंबर्स को तुम कैसे जोड़ोगे आपस में, वो भी तुम्हें यहाँ पे सोचना है। तो ये दो ही चीजें हमें करनी होती है हमेशा, इस बात पे याद रखना, और यही एकदम मेन चीज है इसमें। तो पहला यहाँ पे डिजाइन ऑफ मैप। नेक्स्ट अब यहाँ पे आता है हमारा डिजाइन ऑफ कनेक्शन, डिजाइन ऑफ कनेक्शन और जॉइंट एक ही, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे डिजाइन ऑफ मेंबर का मतलब क्या है। तो यहाँ पे डिजाइन ऑफ मेंबर का मतलब ये है कि हमें सिलेक्शन करना है, सूटेबल मेंबर हमें चाहिए। तो ये है हमारा यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ सूटेबल मेंबर, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल। इसका मतलब ये होता है दैट इज सूटेबल सेक्शन, जैसे कि उसका साइज, उसका शेप, ये सब चीजें हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। ठीक, ये अब यहाँ पे जो स्टील है हमारा, यानी कि जो सूटेबल मेंबर है, इस स्टील की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो इसका क्लासिफिकेशन अब यहाँ पे कर लेते हैं, इसी को हम समझते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो हो रहा है वो देख लेते हैं, मेंबर्स देखते हैं, मेंबर्स इन स्टील। अब ये कैसे होते हैं, सबसे पहला अकॉर्डिंग टू द लोड, अकॉर्डिंग टू द लोड जैसा वजन पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं, मेंबर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत कॉमन है, देखो ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ। एक तुम्हारा टेंशन मेंबर होगा जिसको हम टाई कहते हैं, टेंशन मेंबर है जिसको हम टाई कहते हैं। एक तुम्हारा कंप्रेशन मेंबर होगा, यहाँ पे बी है कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर हमारे कौन कौन से हैं, जैसे कि कॉलम हो गया, स्ट्रट हो गया, ये हमारे कंप्रेशन मेंबर है। ठीक, नेक्स्ट देखो, इसके बाद में हमारे पास में एक आता है फ्लेक्चर मेंबर। फ्लेक्चर का मतलब होता है बेंडिंग, ठीक है, फ्लेक्चर मेंबर होता है एक। अब इसमें हमारे पास में क्या होता है, लाइक बीम हो गए, है ना, प्लेट गिडर हो गए, उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऐसे ही गेंट्री गिडर हो गए, तो वो सब हमारे फ्लेक्चर मेंबर में आते हैं। ये चीजें हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अभी तो हमने देखा अकॉर्डिंग टू द लोड। अब इसके बाद में हम अपना नेक्स्ट देखेंगे अकॉर्डिंग टू द लोड के बाद में अकॉर्डिंग टू द शेप, लाइक शेप के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द शेप। अब यहाँ शेप के अकॉर्डिंग सबसे पहला हमारे पास में आता फ्लैट, सबसे पहला है फ्लैट। फ्लैट का क्या मतलब है, ऐसे समझो कि एक स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप है, वो हमारा फ्लैट। अब ये स्ट्रिप कैसी है, शेप बना देता हूँ। इस तरीके से उसकी कुछ लेंथ है, इस तरीके से उसकी कुछ डेप्थ भी है, ठीक है, और हल्की सी एक उसकी थिकनेस भी है, हल्की सी एक थिकनेस भी होगी। तो ये है तुम्हारा फ्लैट, इसको फ्लैट कहते हैं। ये तुम्हारा जो है ये होगा फ्लैट। चलो, नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है और उसी तरीके से आई सेक्शन। एक यहाँ पे होता है आई सेक्शन, आई सेक्शन के बारे में सब लोग जानते हैं। आई सेक्शन के बाद में हमारे पास में होता है चैनल सेक्शन। अच्छा, जो आई सेक्शन है ये भी चार तरह के होता है, सॉरी छह तरह के होता है। आई सेक्शन है ये भी छह तरह के होता है। छह तरह से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि हम कहते हैं ना इंडियन स्टैंडर्ड, एक वर्ड लिखा होता है,
इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर आई सेक्शन, इस तरीके से मीडियम, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास में टोटल क्या होता है, 6 होता है। ऐसा यहाँ पे चैनल सेक्शन हो जाता है। जो चैनल सेक्शन है वो हमारा सी शेप में होता है, इस तरीके से उसका सी शेप होता है। ठीक, आई सेक्शन का आई शेप होता है। जो चैनल सेक्शन है वो हमारे पास में कितने होते हैं, टोटल 3 होते हैं। ठीक है, चैनल सेक्शन होता है 3। देन उसके बाद में आता है हमारे पास में एंगल सेक्शन। एक होता है एंगल सेक्शन। अभी एंगल सेक्शन कैसा दिखता है, एंगल सेक्शन का शेप इस तरीके से होता है एल, या फिर इस तरीके से हो जाता है एल। तो ये हमारे एंगल सेक्शन होता है। देन हमारे पास में आता है यहाँ पे ट्यूबुलर सेक्शन। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास में ट्यूबुलर सेक्शन। ट्यूबुलर सेक्शन, अब ट्यूबुलर सेक्शन कैसा होता है, ट्यूब की तरह होता है, उसका एंड जो है ट्यूब की तरह होता है ऐसे, मतलब सर्कल होगा और थोड़ी सी थिकनेस होगी। ठीक, ऐसे ट्यूबुलर सेक्शन होता है। तो ये सब चीजें हैं। ऐसी फिर हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग, और ये जो है अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितना हम देख रहे हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट चल रहा है। यहाँ पे थर्ड है हमारे पास में अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग। अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग। अब ये मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारा सेक्शन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जो भी हमारा सेक्शन है वो 2 पार्ट्स में हो जाता है डिवाइड। देखो कैसे, एक हमारे पास में होता है यहाँ पे रोल्ड सेक्शन, एक होता है रोल्ड सेक्शन, और एक हमारे पास में होता है यहाँ पे बिल्ट अप सेक्शन। एक रोल्ड सेक्शन होता है, एक होता है बिल्ट अप सेक्शन। अब रोल्ड सेक्शन क्या होता है, रोल्ड सेक्शन का मतलब है जो फैक्ट्री से बना बनाया आया है, पूरा शेप उसका बना बनाया है। बिल्ट अप सेक्शन वो होता है जिसको हम खुद से जोड़ जोड़ करके बनाते हैं। ठीक है, अब रोल्ड सेक्शन की कुछ लिमिटेशंस हैं, लाइक फैक्ट्री से जब उसको आप लेकर के आओगे तो उसका एक लिमिटेड शेप होगा, वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएगा, है ना। तो बहुत बड़ा साइज तो आप लेके नहीं आ सकते। तो यानी कि जो लिमिटेड साइज हो ना, लिमिटेड साइज जो होता है वही इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। रोल सेक्शन सपोज करो, ये मुझे यहाँ पे आई सेक्शन चाहिए था, उसका मुझे जो जिस साइज का चाहिए था फैक्ट्री से बना बनाया अगर मिल जाता है तो वो रोल सेक्शन। सपोज करो मुझे बहुत बड़ा आई सेक्शन चाहिए और फैक्ट्री से बना बनाया नहीं मिल रहा उस साइज का, तो उस साइज का आई सेक्शन को मैं खुद से बनाऊंगा। फिर खुद से बनाते हैं ऑन साइट, वो कैसे बनाया जाता है, उसको फिर हम बनाते हैं थ्रू जॉइंट्स, मतलब उसको जॉइंट करके तब बनाते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको अब हम जॉइंट करेंगे और तब बनाएंगे। तो अब देखो, तो यहाँ पे सपोज करो कि ऊपर जो है, ये जो ऊपर वाला पार्ट तुम देख रहे हो, ये ऊपर एक ऐसे ही रेक्टेंगुलर, ये क्यूबॉइड है, ये 3D फिगर होगा। तो ये ऐसे ही हमारा क्या था, क्यूबॉइड था एक बड़ा सा। मैं आसान शब्दों में बता रहा हूँ क्यूबॉइड, ठीक है। ऐसे ही नीचे ऐसे ही ये था एक यहाँ पे सेंटर में। तो इन 3 पार्ट्स को तुमने जोड़ा है और तब तुमने बनाया है। तो ये देखो, यहाँ से मैंने इसकी इनकी ज्वाइनिंग करी, ऐसे वेल्ड किया हुआ है। ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेल्ड कर रहा हूँ। जो रेड कलर से आप देख रहे हो ये मेरा यहाँ पे वेल्ड है, या फिर कह सकते हैं कि जॉइंट है। कोई भी जॉइंट हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ये वेल्ड होगा। ठीक है, तो एक ये है मेरे पास में। तो ये होता है एक रोल्ड सेक्शन, एक होता है बिल्ट अप सेक्शन। तो ये चीज को समझ लेना। इनके बारे में खैर इंटरव्यूज में ज्यादा पूछता है कि बिल्ट अप सेक्शन क्या होता है, रोल्ड सेक्शन क्या होता है, इंटरव्यूज में ज्यादा पूछता है। अब देखो, एक छोटी सी चीज यहाँ पे और है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द शेप अगर हम देखें, तो तुमने क्या देखे, अकॉर्डिंग टू द शेप अभी कई सारे नाम हुए ना, लाइक फ्लैट हुआ है, आई सेक्शन हुआ है, चैनल सेक्शन हुआ है, एंगल सेक्शन हुआ है, हाँ? तो सपोज करो अकॉर्डिंग टू द शेप और वेट और प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सबके क्या हो जाते हैं, अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो वो चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू शेप, कॉमा वेट एंड properties sections have different names and
सॉरी, सेक्शंस हैव डिफरेंट नेम्स एज फॉलोज। इस तरीके से नाम होते हैं जो मैं यहाँ पे नीचे बता रहा हूँ। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि ISJ बी, तो ये हो गया हमारा क्या, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बी। ये है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बी, जूनियर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे एक होता है हमारे पास में ISMB, ये है हमारा मीडियम बी, मीडियम बी। ऐसे ही एक हो जाता है यहाँ पे ISHB, तो ये है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बी, ठीक। ऐसे ही हमारे पास में और भी आ जाते हैं, जैसे कि चैनल की बात करें तो ISJC हो जाता है, एंगल की बात करें तो ISA हो जाता है ना। ISA किसके लिए होता है, एंगल के लिए होता है, ये एंगल के लिए है। ऐसे ही अगर मैं ISF करूं तो ये हमारे फ्लैट के लिए हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, और ये सब क्या है, हमारे कंप्रेशन मेंबर है। ये सब कंप्रेशन मेंबर्स हैं जितने मैंने अभी बताया, जैसे कि ये सब सब कंप्रेशन मेंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब बीम जो है, एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि जो भी बीम है वो हमेशा हम आई सेक्शन ही लेते हैं। बीम is always taken as an I section, always taken as an I section। जो तुम्हारा बीम का जब तुम डिजाइनिंग करोगे तो वहां पे तुम हमेशा क्या लोगे, आई सेक्शन, ठीक है। एक ये चीज है, तो यहाँ पे हमने काफी चीजों को जो है समझ लिया है। चलो, तो अब जो बाकी की चीजें हैं वो अब मैं तुम्हें कल बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में।